कांग्रेस की सरकार में 1969 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइज किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और क्यों किया था कि ये रेगुलेशन हो, जो महाजनी युग है वो खत्म हो जाए एंड जो लास्ट लाइन में व्यक्ति खड़ा है उसको भी बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिले एंड छोटा और मझोला जो व्यापारी है, किसान है, उस तक भी बैंक की सर्विस पहुंचे। एंड मनमानी जो महाजन लोग कर रहे थे या प्राइवेट बैंक कर रहे थे उस पर कंट्रोल किया जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। 1969 में बैंकों को नेशनलाइज किया गया। बहुत लोगों ने इसकी तारीफ की, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया, पर नतीजा अच्छा निकला। बैंक नेशनलाइज हुए, उनका रेगुलेशन हुआ, सब कुछ हुआ। बट कुछ ही दिनों बाद 90 के दशक में प्राइवेट बैंक फिर कुकुर मुत्तों की तरह उगने शुरू हो गए। यूटीआई बैंक आया सबसे पहले, आईसीआईसी बैंक आया एंड हालात कुछ दिन तो ठीक रहे, उसके बाद जस के तस। इस पे हम आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आज बहुत दिनों बाद लेकर आया हूँ धन की बात। बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि धन की बात पे कोई बात की जाए, पर मेरे को समय के अभाव की वजह से मैं नहीं आ पाया। पर कुछ घटनाएं पिछले कुछ दिनों में ऐसी हुई मेरे व्यावसायिक जीवन में, मेरे प्रोफेशनल जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी आई कि मैं मजबूर हो गया कि मैं इन घटनाओं के ऊपर एपिसोड बनाऊँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1969 में महाजनी युग खत्म हो चुका था। इंदिरा गांधी जी ने इसको ख़त्म किया था कि नेशनलाइज हो बैंक और बैंक को रेगुलेट किया जाए, आरबीआई उनको रेगुलेट करे और बैंक उनकी देख रेख में चले। एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था, आज भी चल रहा है। देश का विकास हो रहा है, हर एक आदमी के पास पैसा जा रहा है। पर 90 के बाद फिर से प्राइवेट बैंक बनने शुरू हुए। प्राइवेट बैंक आए, शुरू में 1, 2, 3। अब तो प्राइवेट बैंक की हालत ये है कि वो नेशनलाइज बैंक से ज़्यादा है इस देश के अंदर। एंड कुछ दिन ऐसे ठीक 7 साल, 8 साल, 10 साल चला। उसके बाद फिर वही रिफॉर्म महाजनी शुरू हो गई। आज की डेट में आपको बताना चाहूँगा, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बैंकिंग टेररिज्म चल रहा है। आप ये देखिए बैंकिंग कर कैसे रहे हैं। वो पॉलिसी बेस्ड है, इंश्योरेंस की पॉलिसी बेस्ड है। मेरे एक क्लाइंट ने 1 करोड़ रुपए की एक सीसी लिमिट कराई किसी बैंक से। नाम भी मैं एक एक घटना इसके बाद बताऊंगा। आज सिर्फ आपको ये बताना जा रहा हूँ, दिस इज द कर्टेन रीजन। ये जो हमारी सीरीज चलेगी, हम किसके ऊपर बात करेंगे। 1 करोड़ रुपए का उसने लोन ले लिया, उससे 2 लाख रुपए की पॉलिसी ली गई इंश्योरेंस की। ये क्या मसला है। अगर उसने लोन ले लिया, 2 लाख रुपए की पॉलिसी इंश्योरेंस की लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंश्योरेंस से मोटी कमीशन वसूलता है बैंक। सभी बैंकों ने इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली। मकसद तो ये था कि भाई ब्रांचेज का इस्तेमाल किया जाए, बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके पॉलिसी बेची जाए। जेन्युइनली वो बिकनी चाहिए थी, पर उनको थोपा जाता है, उनके टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं। बैंक के मैनेजर ज़बरदस्ती पॉलिसी कर देते हैं। ज़बरदस्ती कैसे कर देते हैं। आपने लोन लेना है, 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी। एक मसला मैं बैंक का आपको बताऊंगा कि उसने शख्स ने 2 करोड़ रुपए लिए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी। जब उसने प्रॉपर्टी गिरवी रख के लिए हैं, सैंक्शन देने से पहले उसे कहा गया 3,76,000 रुपये की आपको इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। मेरा क्लाइंट था, मैंने बैंक में बात की, मैंने किसी लिए करानी पड़ेगी। कहते उसके बिना सैंक्शन नहीं आएगी। जो हमारा क्रेडिट में है बंदा है, वो सैंक्शन नहीं देगा। चलो जी, उनसे तोड़ मोड़ करके हमने 1 लाख रुपये के लिए तैयार कर लिया। हमने 1 लाख रुपये प्रीमियम देने के लिए कह दिया, हम दे देंगे, हमें सैंक्शन दे दी। लो जी, सैंक्शन आ गई। सैंक्शन आने के बाद जिन मैडम से मेरी बात हुई थी, मैं उसका नाम भी सामने लाऊंगा, उन्होंने 3 दिन मेरे से कहा कि नहीं, वो 1 महीने 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो हम आपको डिस्बर्समेंट नहीं दे पाएंगे। इस तरह का टेररिज्म चल रहा है दोस्तों। एक केस मेरे सामने अभी आया है, मैं उसका नाम भी आपके सामने दूंगा। किस तरह की बैंकिंग चल रही है। मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो लोग रोते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने बड़ी मजबूरी में आज इस पर बात शुरू की है। एक एक कर बारी बारी से मैं वो इंसिडेंट आपके सामने लेके आऊँगा
एक केस में, मैं केस बता रहा हूँ कैनरा बैंक का, और केस चल रहा है सकेत कोर्ट में। उस बैंक ने इनसे सेटल कर लिया, मेरे क्लाइंट से सेटल कर लिया। सेटल करने के बाद जो रकम थी बैंक में ले ली, एंड पिछली मई में एक ऑर्डर पास किया कोर्ट ने कि आप इनके प्रॉपर्टी के पेपर लौटा दें। बैंक का कहना ये था कि प्रॉपर्टी लौटाने की प्रक्रिया है, हम इनके लीगल हियर्स को पेपर देंगे, जिनको राइट बनता है राइटफुल ऑनर को हम पेपर दे देंगे। उसके लिए 2-3 डेट पड़ती रही। रिकॉर्ड पर है उनका वकील आके बैंक का ये कहता रहा कि हम पेपर अभी दे देंगे, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अचानक से जनवरी की डेट में आके बैंक कहता है कि हम उनके पेपर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि वो जो ओटीएस हमने किया था वो कैंसिल कर दिया। आप देखिए कितनी सुंदर बात है। मई में पैसा ले लिया, मई से आप ये कह रहे थे, उस समय तक आपको नहीं पता था कि हम कोई इसको कैंसिल करेंगे, एंड जनवरी में उसको कैंसिल कर दिया गया। हालांकि मसला कोर्ट में है, पर कानून तो अंधा होता है, हमें कानून को बताना पड़ता है। उसके लिए क्या लगेगा? हमें फिर से वकील लगाना पड़ेगा, हमारा खर्चा होगा, हमारी ऊर्जा वेस्ट होगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर रिजर्व बैंक का एक कानून है जो दिसंबर 23 में मेरे ख्याल से आया है, उसमें यह है कि अगर बैंक पूरे पैसे लेने के बाद या सेटल्ड अमाउंट लेने के बाद 30 दिन तक पेपर नहीं देता, 30 दिन के बाद उनको 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। अब ये बात कहने के लिए हमें कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। बैंक खुद क्यों नहीं समझते? जब बैंक ने पूरा पैसा ले लिया कोर्ट में, तो ये किस तरह का धांधला है, किस तरह की धांधलीबाजी है ये? इसको बारी बारी से मैं आपके सामने लाऊंगा। अगले एपिसोड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केस क्या है, उनके ऑर्डर भी आपको दिखाऊंगा। इस तरह की जब धांधली चल रही है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया दोस्तों। एक केस मेरे पास और है, उसने प्राइवेट बैंकों से बिजनेस लोन लिया हुआ है। बिजनेस लोन लेने के बाद उसका बिजनेस डूबा तो बैंक के पास अपने कागज हैं, बैंक के पास नोट है, वो कोर्ट में जाए। आपको आज बताना चाहता हूँ, कोई भी प्राइवेट बैंक कोर्ट नहीं जाता। क्या करते हैं वो लोग? उन्होंने रिकवरी एजेंसी हायर की। अब आप सुनिए रिकवरी एजेंसी क्या है। आप पढ़े लिखे सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। जब आप लोन लेने जाते हैं तो बहुत ही पॉलिश भाषा में आपसे बात की जाती है, लेमिनेटेड ब्रांचेज होती है, एयर कंडीशन में बैठ के डील होती है। और जब आप बिजनेस में मात खा जाते हैं तो आपसे कोई रस्टिक पर्सन, मैं उसको कहने में ये शर्म नहीं आती, गुंडे आपसे बात करते हैं, वो आपसे तू चढ़ा करते हैं फ़ोन के ऊपर, गाय भगाए आपके घर पर आते हैं, सुबह 6 बजे आपके घर पे आके दस्तक देते हैं, आपका जीवन दूभर कर देते हैं। मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसको भी लेके आऊँगा अपने एपिसोड में, वो रूबेरू यहाँ पर आएगा। वो फरार है, 9 साल से दोस्तों फरार है दिल्ली से। मेरे को ये बताते हुए डर लग रहा है कि कौन से सिटी में है, उसको ढूंढ लिया जाएगा। क्योंकि जो रिकवरी एजेंसी हैं उनके पास 200, 300 आदमी हैं। वो रिकवरी एजेंसी वाले तो आपके ससुराल तक चले जाते हैं। आप लोन लीजिए, उनकी किस्त मत दीजिए, उनको नहीं मिलिए, वो आपके ससुराल में चले जाकर आपको बदनाम करते हैं, डिफेम करते हैं। तो इस तरह की हरकत हम सामने हमको लानी चाहिए। हम इस देश में रह रहे हैं, भारत एक आज़ाद देश है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, गुंडागर्दी से नहीं चलता। तो बारी बारी से एक एक घटना आपके सामने लाई जाएगी। आप सिर्फ बस जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे एपिसोड। एंड आज ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करिए। मैं आपको एक और पैरेलल बैंकिंग बताऊंगा। एक पर्टिकुलर जाति के लोग इस देश के अंदर पैरेलल बैंकिंग चला रहे हैं। उनका इंटरेस्ट रेट 12 से 12.5% पर मंथ होता है दोस्तों। अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदते हैं या जुआ खेलते हैं, वो बहुत लॉटरी का टिकट बहुत से स्टेट्स के अंदर बैन है, क्योंकि इसमें घर खराब हो जाते हैं, लोग लॉटरी के टिकट खरीद के अपना पैसा बर्बाद करते हैं। ऐसे ही जुआ खेलना भी एक जुर्म है, पर ये जुआ नहीं है। एक आदमी मजबूरी में उनसे 12.5% पे पैसे ले लेता है, और फिर जब वो उनके पैसे वापस नहीं दे पाता है तो वो जो गुंडे उसके घर में घुस के उसकी पिटाई करते हैं। आपकी गाय भगाई अखबार में न्यूज आती रहती है, टीवी पे न्यूज आती रहती है कि कितने लोगों के साथ इस तरह का दुराचार किया जा रहा है, इस तरह का दुस्साहस बैंक कर रहे हैं। और वो लोग ये कहते हैं हम बैंक से आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बैंकों ने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया हुआ है?
नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, खासकर प्राइवेट बैंक जो इतनी अच्छी भाषा में आईआईटी लड़के अपने यहाँ रखते हैं, एमबीए रखते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैनेजर रखते हैं, अचानक से क्या हो जाता है, जब आपका अकाउंट खराब होता है तो कैसे लोग आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। कैसे लोग, वो आप चैम्बर में बैठिए अपने, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, किसी की नमज देख रहे हैं, वो 2 आदमी आपके अंदर आ जाएंगे कि पहले मेरे को पैसा देना डॉक्टर साहब, बाद में देखना इसको। इस तरह की घटनाएं हैं मेरे पास, मैं बारी बारी से सबको सामने लाऊंगा। जरूरत इस बात की है कि ये जो टेररिज्म है बैंकिंग का, रिकवरी टेररिज्म, इसको रोकना है दोस्तों। अगर कोई भी आदमी पीड़ित है इससे, मेरे नीचे दिए गए नंबर पे बात करें मेरे से, हम उसको रोकेंगे, इसकी लड़ाई आपके लिए लड़ेंगे, पर ये टेररिज्म बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी कोई समस्या है मेरे से खुलकर बात करिए मेरे से, हम उसकी समस्या का निदान आपको बताएंगे, क्योंकि हर चीज का एक तरीका है। जब बैंक आपको लोन देता है तो आपसे कुछ पेपर साइन कराता है दोस्तों, कुछ पर नोट साइन कराता है, तो वो किस लिए कराता है? फिर तो पेपर साइन कराने की जरूरत ही नहीं है कि जब आप पैसा देना बंद करेंगे आपके घर पे गूंज आ जाएंगे, वो आपसे छीन लेंगे पैसा, छीन कर ले जाते हैं, गाड़ी छीन कर ले जाते हैं दोस्तों। इसको रोकना होगा। हम कौन सी सभ्यता में जी रहे हैं? दिस इज द सिविलाइजेशन। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में अपने लोन लिया है, अगर हमारा वक्त खराब आया है, बिजनेस नहीं चला पाए हैं, तो उसको डील करने के तरीके हो सकते हैं। आप कोर्ट से रिकवरी का ऑर्डर ला सकते हैं, पर ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। इस पर मैं एपिसोड बनाता रहूँगा, आप अपनी समस्या मेरे को बताते रहिए। कभी ना कभी वो दिन आएगा दोस्तों कि ये रिकवरी का जो सिस्टम है, रिकवरी टेररिज्म है प्राइवेट बैंक्स का, इसको खत्म करना।